नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अमित शाह ने यूपी की सियासत में एक नया ककहरा दिया है, जिसमें क से कांग्रेस, स से सपा और ब का मतलब बसपा होता है। अमित शाह के कसाब वाले बयान ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। विरोधियों ने चौतरफा हमला बोलते हुए उन पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। विपक्ष कह रहा है कि यह बीजेपी की सांप्रदायिक मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अपने बयान पर कायम है। न्यूज 24 से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि कसाब का नाम उन्होंने सोच समझ कर लिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे में 5 की पंचायत में आज का हमारा सवाल है कि अमित शाह ने क्यों कहा मैंने सोच समझ कर लिया कसाब का नाम। इस मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह का यह बयान सुन लीजिए। तो आपको जब इतना कॉन्फिडेंस है अमित भाई कि आप जीतेंगे, तो आप कसाब तक कैसे पहुंच जाते हैं? नहीं, देखिए, कसाब तीनों पार्टियों का पहला अक्षर जोड़कर मैंने बनाया है। मैं नहीं मानता इसमें कोई बुरी बात। नहीं, बहुत क्लेवर तरीके से बनाया आपने कि कसाब भी बोल दो और कहने के लिए कह सकते हैं कि क है, स है, ब है, तो कसाब हो गया। हाँ, वो यूपी की जनता पर छोड़ दीजिए, अच्छा है बुरा है। वो 11 तारीख को जनता ही बता देगी अच्छा है या बुरा है। नहीं, जनता तो बता, हो सकता है जनता आपको जिता दे, लेकिन विरोधी तो ये कहेंगे कि अमित शाह, हाँ, ये कसाब को लेके आने की जरूरत उनको क्यों पड़ जाती है? मैंने बहुत सोच समझ कर कहा है, इसका इंटरप्रिटेशन उत्तर प्रदेश की जनता पर छोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई ऐसे निकल गया, ऐसा नहीं ना जी, आपने ना सोचा समझा फिर कहा? कभी भी मेरे मुंह से ऐसे कुछ नहीं निकलता है। आपने सुना, अमित शाह कह रहे हैं कि ऐसा ही मेरे मुंह से नहीं निकल गया, सोच समझकर मैं बोलता हूं। इसी पर अब बहस करेंगे। हमारे साथ हैं सुधांशु मित्तल, बीजेपी के नेता। हमारे साथ हैं चरण सिंह सापरा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही मौलाना अंसार रजा साहब, जो कि बीएसपी के समर्थक हैं। सुधांशु मित्तल जी, अमित शाह कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं, और वो ये कह रहे हैं कि जिन्हें समझना था वो समझ गए। अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी इसलिए कर रही है कि लग रहा है कि बिना ध्रुवीकरण के वो अब जीत नहीं सकती। सुधांशु जी, इसमें ध्रुवीकरण क्या है? उन्होंने कसाब की स्पष्टता से कहा मतलब कांग्रेस, सा मतलब सापा, ठीक है, और बा मतलब बसपा जी। और उन्होंने कहा इन तीनों से जब तक यूपी को निजात नहीं मिलेगी तब तक यूपी का विकास नहीं हो सकता। इसमें गलत क्या कहा है? ये तो सत्य है। जो आज तक कुशासन हुआ है और जिस तरह की राजनीति वहां पे हुई है, तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, वहां पे न्याय की राजनीति नहीं हुई है, वहां पे प्रशासनिक व्यवस्थाओं की राजनीति थोड़ी हुई है, वहां तो गुंडाई की राजनीति हुई है। तो मतलब कसाब का मतलब वो आतंकी कसाब नहीं जिसने हिंदुस्तान पर हमला बोला था। कसाब का मतलब वो कसाब नहीं जिसको 2012 में फांसी दे दी गई। कसाब का मतलब वो कसाब नहीं जिसे पूरी दुनिया जानती है एक दहशतगर्द के रूप में। यह मतलब नहीं था कसाब का। उन्होंने स्पष्टता से कहा कि इन तीनों शब्दों का ये मतलब है। बाकी जिसको जो समझना हो मतलब समझता रहे, उसमें क्या गलत है? और तुष्टीकरण की राजनीति पे कटाक्ष भी अगर हो रहा है तो गलत क्या है इसमें? आज की राजनीति यूपी की, एक आदमी कहता है कि हिंदुस्तान की संप्रदा पे अल्पसंख्यकों का पहला हक है, दूसरी पार्टी कहती है कि 3,900 करोड़ जो है वो खर्च होंगे कब्रिस्तान पे, 390 करोड़ खर्च होंगे शमशान पे, तीसरी पार्टी कहती है मैंने 100 से ज्यादा टिकटें अल्पसंख्यकों को दिए। आज तक की राजनीति क्या रही है? इस वोट की होड़ में सुधांशु जी, राजनीति 2014 में भी आपने एक नई परिभाषा दी थी। वहां पर था सबका, जिसमें स से समाजवादी पार्टी, ब से बीएसपी और का से कांग्रेस। उसके बाद आपने 2017 के विधानसभा चुनाव में स्कैम कहा, उसमें भी आपने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, मायावती का नाम लिया। अब आप कब्रिस्तान पर उतर आए, अब आप शमशान पर उतर आए, अब आप बूचड़ खाने पर उतर आए, अब आप कसाब पर उतर आए। इसलिए सवाल किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी को इन सब चीजों की नए तरीके से परिभाषा करने की क्या जरूरत पड़ गई? इसमें नए तरीका क्या है? एक ही हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी जिसको कहते हैं वो है कि सबके साथ न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं। अरे खरे साहब, और अगर सरकारें और राजनीतिक दल इसके विपरीत अगर तुष्टीकरण की राजनीति करनी है तो हमारा हक है, हमारा फर्ज है कि हम उनका पर्दाफाश करें, हम दिखाएं यूपी की जनता को कि अपना जो धर्म है, राजधर्म है, उसको ना निभा के यहाँ सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति तीनों संगठन कर रहे हैं। इससे गलत क्या है?
और क्या राजनीतिक दल के तौर पे मेरा हक है या नहीं है? क्यों नहीं है भाई? तो जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र एक चौधरी आदमी कहता है, सुनिए सुधांशु जी, तब जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं पीएम और अमित शाह का नाम लेकर कि ये लोकतंत्र में आतंकवादी हैं, तो फिर बीजेपी को क्यों बुरा लग जाता है? तब फिर वो भी यही कहेंगे कि हमें भी हक है। अगर आतंकवादी शब्द आपको लगता है किसी राजनीतिक दल के या प्रधानमंत्री के लिए कहना ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपकी सोच है। ये अनिल यादव इसका जवाब देना चाहते हैं। देश की और इस देश की। अच्छा, आपको अधिकार है कि आप बहुजन समाज पार्टी को आतंकवादी पार्टी कह दो? और बता दूं, आपको अधिकार है? तो आपने सुधांशु दी को दे दिया, 20 मिनट की डिबेट है, क्या बागियों को समय? आप अपनी बात रखिए, मैं आऊंगा फिर दोबारा बात रखी जाएगी। आप अपनी बात रखिए। देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता होती जा रही है, और उसी का ये नतीजा है कि इनकी जो भाषा है उसमें लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अभी तो कसाब स्कैम के, सुन लीजिए ना मेरी बात, मेरी बात, गिरावट। आप एक बात बताइए, आपने सारा समय उनको दे दिया, मेरी एक सेंटेंस भी आप पूरा नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा, सुन तो लीजिए ना, आपने उन्हें पूरा बोलने दिया। नहीं, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। ये कह रहे हैं कि कसाब जो है, इन्होंने बड़े आसानी से बता दिया। एक तरफ तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं का से कसाब, और कसाब से 3 राजनीतिक दल। एक कसाब, मैं इन्हें याद दिला दूं, पाकिस्तान का आतंकवादी था जिसने हमारे देश में इतना उपद्रव मचाया था। उससे 3 राजनीतिक दलों की की तुलना करते हैं। तो इस बात पे पहले तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप किसी 3 राजनीतिक दल को आप आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं, और फिर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं, तो क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? कंप्यूटर, सा से सड़क, बा से महिलाओं के लिए आधा किराया बस का, ठीक है, बहुत ये बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हर राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से नई नई परिभाषा कर रहा है। अभी आने वाले दिनों में और कुछ भी हमें नया नया देखने को मिलेगा। मैं आपको अनिल यादव जी, सीधा सा सवाल, क्या देश के प्रधानमंत्री को, मेरी बात, देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना ये सही है? क्या इस पर समाजवादी पार्टी को शर्म नहीं आनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वाकई में अपने पद की गरिमा का ध्यान न रखते हुए लगातार बयानबाजी नेगेटिव तरीके से की है। और मैं बता रहा हूँ, देखिए ये शुरुआत आपसे नहीं है, आप बहस भी होती है। सुरेश राणा, समाजवादी पार्टी पर बहस ना की जाए, यूपी में ऐसा क्यों कहा? मेन बात आज ये होनी चाहिए कि यूपी में 3 साल से ये केंद्र में, हम 5 साल से यहाँ पर सत्ता में है, हम लोग अपने अपने विकास गिनवाएं। हम लोग कहें कि भाई देखिए, हमने आपके लिए ये किया है, छात्रों के लिए ये किया है, नौजवानों के लिए ये किया है, महिलाओं के लिए ये किया है। अखिलेश यादव गधे के बयान पर उतर आते हैं आप, और ये इनको बताना चाहिए कि 3 साल में इन्होंने क्या दिया। अब कुछ दिया नहीं है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। आप कोई भी रैली उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होती है। अगर आप, उन्होंने एक विज्ञापन की बात करी और उसको मुद्दा इसीलिए बनाया गया कि भाई अखिलेश यादव जी की कोई बात निकल ही नहीं पा रही है नेगेटिव, तो कहीं से तो निकालेंगे। तो उन्होंने एक विज्ञापन की बात को इन्होंने अपने से जोड़ लिया कि भाई देखो, हमारे प्रधानमंत्री को गधा कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री को गधा कह दिया। जबकि एक आपने भी वो विज्ञापन देखा होगा, क्या उस विज्ञापन में गधे दौड़ते हुए नहीं नजर आ रहे? उस विज्ञापन की बात उन्होंने की है। उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से ये रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप उत्तर प्रदेश का भी प्रचार करें। उन्होंने ये कहा कि आप गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद करें, ये कहा उन्होंने। इन्होंने इसमें प्रधानमंत्री का जिक्र कहाँ आया? प्रधानमंत्री का जिक्र आप मुझे बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री तो छोड़िए, यूपी के चुनाव में छोड़िए, किसी भी, अरे प्रचार हो रहा है यूपी के, अमिताभ बच्चन यूपी के हैं। जी, क्या यूपी चुनाव में इस बार विकास के मुद्दे बिल्कुल गौण हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां हो रही है? हम विकास की बात कर रहे हैं भाई। ये देखिए कि प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री इस लेवल पर उतर जाते हैं जहां कब्रिस्तान और शमशान की बात करने लगे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। रही बात जो अमित शाह की, जिन्होंने कसाब के शब्दों का विश्लेषण किया है, मैं समझता हूं कि ये तड़ीपार अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के, ये केवल पोलराइज करना चाहते हैं यूपी के चुनाव को। पहले तो ये बताएं, जो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के आईटी सेल के लोग जो आईएसआई की दलाली करते हुए पकड़े गए हैं, उनका ये क्या करेंगे? आईएसआई के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने पठानकोट के एयरबेस पर क्यों जाने दिया? फिर ये बताएं कि जसवंत सिंह मसूद अजहर को छोड़ने कंधार क्यों गए थे? फिर ये बताएं कि प्रधानमंत्री कसाब के बाप के पास यानी नवाज शरीफ के पास उनका जन्मदिन विश करने के लिए क्यों गए थे? अफजल गुरु, जिसके खिलाफ पीडीपी, जिसके समर्थन में पीडीपी बोल रही थी, जिसकी फांसी को पीडीपी ने विरोध किया, उनके साथ ये सरकार बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आकर के ये पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को।
3 फेस में इन्होंने बात नहीं की, चौथे फेस से लेकर के अब ये कंप्लीट पोलराइजेशन पर उतर आए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। परसों अमित शाह जी बोले कि यूपी के अंदर दूध की नदियां बहेंगी, खून की नहीं। अरे आप 2002 याद करिए, जिस गुजरात में दूध का उत्पन्न ज्यादा होता है, अहमदाबाद और गोधरा में, उस दूध के उत्पन्न को छोड़ के 2002 में आपने खून की नदियां गुजरात में बहाई हैं। तो आप यूपी के लोगों की हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब भी बने हुए हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, कसाब वाले बयान की राजनीति को इतने नीचे विपक्षी पार्टी निंदा कर रही है, लेकिन मायावती जब ये कहते हैं कि आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा कोई भी कसाब नहीं हो सकता, मतलब आतंकी नहीं हो सकता, तो जो शब्दों की मर्यादा की बात हो रही है, राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। बीएसपी ने कहां रखा? मौलाना अंसार रजा साहब। खरे साहब, आप ये बताइए कि 3 पार्टियों को आपने आतंकवादी के नाम से मंसूब कर दिया। अगर उसका पलटवार करके मायावती जी ने ये कह दिया कि अमित शाह सबसे बड़े कसाब हैं, तो इसमें बुरा क्या? इसमें कुछ किसी को बुरा नहीं मान लिया जाए कि समाज में सभी होंगे इन बात पर। अगर आप ऐसी बयानबाजी कीजिएगा तो हम भी करेंगे, हम पर कोई दोष ना मरे। जी बोले अंसार रजा साहब। अब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। भाई जब देश का प्रधानमंत्री नीचे के स्तर पर आ जाएगा का जो अब तक का चुनाव हुआ, विपक्षी पार्टियां थोड़ा सा तहजीब से चर्चा। अरे छापरा जी, अरे छापरा जी सुनिए तो, देखिए अब अरे साहब, तहजीब तो आपको होनी चाहिए, तमीज आपको होनी चाहिए, आपको तमीज होनी चाहिए, दूसरों को तमीज सिखाने चले आप। जब 4 फेस में आप हार गए तो हिंदू मुसलमान को उतर के आ गए आप। बौखला क्यों रहे हैं? जब आपकी बैंड बजने पे आ गई है तो आप बौखला रहे हैं। हिंदू मुसलमान को उतर के आ गए। हो गया है उसकी आपस तहजीब में, पे कह रहे हो तो हम नहीं बोल रहे, बौखला है तो आप लोग हैं। इसमें बदतमीजी आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हो। आपने पार्टी बार रक्षाबंधन में आप देख लिया कि मायावती का हाथ पे तोड़ गया, हम पीछे रह गए, तो हिंदू मुसलमान कर दो। धर्मगुरु की तरह घूम रहे थे, आज आपने बीजेपी किया, आपको तमीज होनी चाहिए। दोहरा चेहरा सामने निकल के आ गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आपका निकाल हो गए। निकल के आ गया है। आज तक आप ढोंग कर रहे थे धर्मगुरु का, कम से कम वो ढोंग खत्म हुआ। आप लोग जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, कब्रिस्तान बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाएगी। शमशान घाट अपने आप बन जाएगा। छोड़िए, आप पीछे बोलेगी, दंगे करवाने के लिए। मौलाना अंसार रजा साहब, मौलाना अंसार रजा साहब, अनिल यादव यहाँ पर कह रहे हैं कि आप दोनों क्यों आपस में लड़ रहे हैं? आप लोग दोनों में तो रक्षाबंधन होने वाला है। नहीं, वो पक्का हो गया है। 3 बार ये पहले भी रक्षाबंधन तो आप लोगों ने कर रखा है। मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है। नहीं, डर क्यों लगेगा? मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। आप इनसे पूछिए कि इन्होंने मुख्तार अंसारी के सामने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। पूछिए, रक्षाबंधन हुआ है। अरे सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, सत्संग हो रहा है। अनिल यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी और बीएसपी के बीच रक्षाबंधन होने वाला है। चौथी बार रक्षाबंधन होने वाला है। अनिल यादव जी गलबलियां तो आप कांग्रेस के साथ लेके, हमारा तो सामने, हमारा तो जग जाहिर है, हमारा सर उजागर है। मैं सुधांशु जी, मेरी थोड़ी तहजीब रखिए अनिल जी, हमारी भी मुझे अगर सभ्य चर्चा करनी तो करिए, अगर फायदा क्या है? ठीक है, जवाब दीजिए। आप जब बोलते हैं सुधांशु जी अपना जवाब दीजिए। मुलायम सिंह, स्पष्टता से मैं बता दूं कि हमारा कोई लेन देन नहीं होने वाला इनसे। और जो जने कहते थे 27 साल यूपी बेहाल, और जो ये इनको इमेच्योर कहते थे, वो लोग जो हैं आज गलबलियां कर रहे हैं और हम पे उंगली उठा रहे हैं। हमारा होने वाला है, हमारा तो होगा नहीं होगा, तुमने तो कर लिया। अरे वो तुम तो गाली गलौज करने के बाद अब मैं बोलता हूँ, आप सुधांशु जी मेरे जवाब की सुन लीजिए। अब मेरी जवाब तो सुन लीजिए। आप, हमने जो गठबंधन किया वो जग जाहिर है। आपने पर्दे के पीछे गठबंधन क्यों किया है, मुझे बता दीजिए। नहीं किया तो मुख्तार अंसारी के सामने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम समाजवादी पार्टी के साथ मिले हैं। अरे मैं मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ, आप गुजरात पहुंच गए। देखो, मैंने बताया था ना कि ये गुजरात के गधों को अपने ऊपर लेंगे। हमारे नेता को कह दिया, हमें कह दिया, जबकि बात विज्ञापन की हुई है। अरे मुख्तार अंसारी के सामने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया, वो बता दीजिए। का उल्लेख अखिलेश यादव किया ना। आखिर अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ रहा है? और आज आप भी ये कह रहे हैं कि इनमें रक्षाबंधन हो गया। वो कह रहे हैं कि बुआ जी से और बीजेपी से संभल के इन दोनों के बीच में चौथी बार रक्षाबंधन होने वाला। समाजवादी पार्टी को क्या अब ऐसा डर लगने लगा है? नहीं, डर किसी बात का नहीं है। हम तो उजागर कर रहे हैं। हमें तो पहले ही पता था ये बात कि आपको दूसरे चरण में याद होगा। बीजेपी अब बीएसपी कहीं सीन में है। मैं आपको बता देता हूं, आप सुनिए ना, सुनिए, मैं बता देता हूँ आपको।
अमित शाह जी कह रहे थे जब दूसरा चरण का चुनाव था तो अमित शाह जी ने कहा कि हमारी टक्कर सीधे बसपा से है। एक समुदाय को ये मैसेज दिया जा रहा था कि हमें कोई हरा सकता है तो बसपा। ऊपर से फिर नरेंद्र मोदी जी रैलियों में जाते हैं और सिर्फ मेरी बात सुनो, अखिलेश यादव जी को टारगेट करते हैं, समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हैं। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि अगर आपका नहीं हुआ है तो भाई क्रिमिनल है और आप तो अपराधियों के खिलाफ हो तो क्यों नहीं खड़ा किया? भैया कौन सा गंगा नहा के आया है? ये अंसार साहब सुनेंगे नहीं किसी की। ये प्रजापति कौन सा स्वर्ग से आया है? अरे जिसको ढो रहे हैं अखिलेश अंसार साहब की बात की, इन्होंने कहा कि भाई ये गायत्री प्रजापति कहाँ से दूध का खुला है, वो कहाँ अंसार का है? साहब मैं देखिए यही तो मैं बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल था बीजेपी के आदमी से, मेरा सवाल था बीजेपी के प्रवक्ता से। अब उन्होंने अपने ऊपर ये ले ली बात। इसी रक्षाबंधन की मैं आपको बात बता रहा था कि ये हम कहेंगे वहां दर्द वहां होगा। ये देखिए सुधांशु जी कह रहे हैं कि मेरा सवाल बीजेपी से था, लेकिन उनका जवाब बीएसपी से मिल रहा है। सुधांशु जी, खरे साहब सुनिए, खरे साहब, अब खरे साहब सुनिए। रुपया लेकर के बीजेपी का समर्थन से आइए बताओ। चीज कह दूं, मेरा तो स्पष्टता से एक साफ है। आज हार सामने देखिए, इतनी बौखलाहट कांग्रेस के अंदर और सापा में हो रही है कि अपना संतुलन क्या जेल में जाने के लिए क्या मायावती आएगी तो कभी इस बात को नहीं चालू जाती है। भाई तुम्हें अपने पे विश्वास है ना, तुम्हें अपने पे विश्वास है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पे छोड़ो। तुम्हें अपने पे विश्वास है, तुम्हें अपने काम पे विश्वास है, तुम्हें भरोसा है कि तुमने अच्छा शासन किया, तुम्हें भरोसा है कि बयान दिए जा रहे हैं। कौन हारेगा कौन जीतेगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी 3 फेज की अभी और वोटिंग बाकी है, नतीजे 11 तारीख को आएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे न्यूज़ 24।